जी, तो अब हम दोबारा स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर अपने प्रोग्रामिंग का। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि आईडी इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर उसमें हमने कंपाइलर भी इंस्टॉल करके देखा और डिफरेंट और भी देखे आईडीई के कौन कौन से हैं जिस पे हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज हम जो आगे जितना लास्ट टाइम सीखा था कि ये प्रोग्राम बनाया, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट देखी, तो आज उससे आगे हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देखेंगे, उसको समझेंगे। इससे पहले हम वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियरली सबको नज़र आ जाए। अच्छा, तो दोस्तों, इसमें अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोग्राम स्ट्रक्चर ये ना, यानी कि पहले लिखा हुआ है नंबर इंक्लूड stdio.h, फिर लिखा हुआ है int, फिर लिखा हुआ है मेन, फिर दो पेरेंथीज हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होती है, फिर printf है, वेलकम टू क्लिक, नेक्स्ट है और फिर रिटर्न 0। तो ये सारी चीज़ एक प्रोग्राम सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी कहलाती है। ठीक हो गया जी। अब सी के प्रोग्राम स्ट्रक्चर में जो पहली स्टेटमेंट है इसके बारे में देखते हैं कि जी ये क्या है। अच्छा, ये stdio.h, std से बनता है स्टैंडर्ड और io से इनपुट आउटपुट। ठीक है जी। stdio.h एक से बनता है हेडर, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये माय फर्स्ट सी प्रोग्राम डॉट सी है, तो डॉट सी क्या है? सी की फाइल की एक्सटेंशन। इसी तरह जो हेडर फाइल्स होती है उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट एच। ठीक है, तो मैंने कहा हेडर फाइल्स है, उनकी एक्सटेंशन है डॉट एच, तो इसका मतलब है कि ये होगी हमारी फाइल दी है जो कि हमें चाहिए सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिनकी ज़रूरत है। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट फाइल्स होंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर, तो ये फाइलें हम डिफरेंट इंक्लूड इसके अंदर करते जाएंगे। तो हैश इंक्लूड या नंबर साइन इंक्लूड से मुराद है कि हम इसके कंपाइलर को कहते हैं कि इस प्रोग्राम को चलाने से पहले तुम इस फाइल को अपने इस प्रोग्राम की कंपाइलेशन के अंदर इंक्लूड कर दो, यानी इसको इंक्लूड करो, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैं नीचे इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाला हूँ। आसान लैंग्वेज मैं दोबारा बता, मैं कहता हूँ कि जो कंपाइलर है वो क्या करे, stdio.h एक हेडर फाइल है, उसको पहले इंक्लूड कर ले इस सी के प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ कोड, कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो कि मैंने यहाँ पे इस अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करनी या यूज़ करनी। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, तो इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे printf एक फंक्शन है जो मैंने इस्तेमाल किया है अपने प्रोग्राम के अंदर। यानी तो अब इससे मुराद ये है कि जितनी भी चीज़ें मैं अपने प्रोग्राम में लिखूँगा, इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा, उनकी जो भी हेडर फाइल उसके रेलेवेंट होगी वो मुझे ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ में आएगी। अब क्या कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि ये printf है, यानी कि कोई चीज़ आपने स्क्रीन पे प्रिंट करानी है तो उसके लिए हेडर फाइल ये है। इनपुट लेनी है, आउटपुट करनी है, तो ये हेडर फाइल है। तो कितनी हेडर फाइल है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हेडर फाइल हमने कहाँ पे, कब और कैसे यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुछ हेडर फाइल्स हैं जो कि मैंने उठा के रखी हैं ताकि हमें थोड़ा सा पता चल जाए
कि हम कौन कौन सी हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फंक्शन अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी है फंक्शन की। तो इसमें देखें सबसे पहले ये कह रहा है alloc.h। बेसिकली ये जो हेडर फाइल है ये यूज़ होगी मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शन के लिए। कॉल लॉक है, माल लॉक है, फ्री है, रियल लॉक है, एक्सेट्रा। इस तरह के जितने फंक्शन हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। फिर है कम्प्लेक्स, उसमें कम्प्लेक्स मैथ फंक्शंस हैं, जैसे ए साइन है, ए टेन है, आर्ग्यूमेंट है, टेन एच है, एक्सेट्रा। ये वाले फंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। सी टाइप है, करेक्टर ओरिएंटेड फंक्शनैलिटी है, टू अपर, टू लोअर, इज अपर, यानी कि अगर कोई मैंने ABC लिखा है, ठीक है, और वो स्मॉल केस में, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए टू अपर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल यूज होती है। इसी तरह DOS.h से मुराद है कि DOS की जितनी फंक्शनैलिटी है अगर आपने वो इस्तेमाल करनी, DOS के जो फंक्शंस हैं जैसे गेट डेट है, आप डेट लिख देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, तो वही वाली फंक्शनैलिटी अगर आपको अपने सी के प्रोग्राम में चाहिए तो आपको DOS.h हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। अगर अभी आपको इनिशियली ये समझ नहीं आ रही कि ये है सारी हेडर फाइल कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये ऐसा ऐसा आपको जैसे जैसे प्रोग्राम लिखेंगे, जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होंगे, आपको इन सारी हेडर फाइल्स का और उनके यूसेज का ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा। तो आगे आती है graphics.h है, ग्राफिक के रिलेटेड काम करने के लिए। process.h है, प्रोसेस रिलेटेड फंक्शनैलिटी, एग्जिट है, अबॉर्ट है, सिस्टम है, यानी कि जो हम सिस्टम चल रहा है उससे एग्जिट करना है, अबॉर्ट करना है, तो उसके लिए। stdio.h ये अभी हमने बिल्कुल इस्तेमाल की है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो लिखा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इसके अंदर होते हैं। पुट, गेट, एफ ओपन, एफ क्लोज, प्रिंट एफ, ये अभी हमने यूज किया प्रिंट एफ, ठीक है। तो ये वाले जितने फंक्शंस हैं अगर आपने ये यूज करने हैं तो आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करना है। stdlib है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं इसके अंदर, string.h है, फिर जनाब time.h है। तो इस तरह ये वाली हेडर फाइल्स हैं, और भी हैं लेकिन फ़िलहाल ये जो ज़रूरी हेडर फाइल्स हैं वो ये वाली, ठीक है जी। ये तो बात आ गई हमारी हेडर फाइल्स कि जो भी हमने यूज़ करनी है वो सबसे पहले हमें ऊपर इंक्लूड कराना पड़ेगा। अच्छा, आगे हम आते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर हेडर फाइल्स के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होता है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, उसको आप ये पास करेंगे, उसको जो भी आप उसके अंदर लिखेंगे डबल कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो क्या करेगा, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। ठीक हो गया जी। तो इसी तरह क्योंकि हर हेडर फाइल फंक्शन पे मबनी होती है या उसके अंदर फंक्शन होते हैं, तो जहाँ से आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होगा या एग्जीक्यूट होना शुरू होगा वो भी एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम मेन बोलते हैं। ठीक हो गया। यानी कि इंट मेन जो लिखा हुआ है ये मेन ज़रूरी है, हर सी के प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेगा कि जब आपने स्टार्ट करना है, ABC लिखना स्टार्ट करनी है, कोई भी सी का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है जो कि अपनी एग्जीक्यूशन को वहाँ से स्टार्ट करेगा, तो आपने वो मेन से शुरू करना। तो ये बात तो पक्की होगी कि हर सी का प्रोग्राम जो है उसके अंदर मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले है जी इंट। अब इंट क्या? इंट है जी हमारी रिटर्न टाइप। ठीक है, इंट कहते हैं इंटीजर रिटर्न टाइप, यानी कि नंबर है। जैसे अभी तक आप ये समझें कि ये डेसिमल है 1 2 3 4 5 6, उनको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये इंटीजर हमारी रिटर्न टाइप है, ये भी मैंडेटरी है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रिटर्न टाइप आएगी इस फंक्शन की। ये आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा रिटर्न टाइप क्या होती है। ठीक है जी। तो ये इंट के अलावा वर्ड भी होता है और भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो फिलहाल मेन के लिए हमने कहा कि इंट
मेन है, तो ये भी मैंडेटरी है हर प्रोग्राम के लिए। तो जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ ये पैरेंथेसिस होता है, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स से मुराद क्या, थोड़ा सा अगर आप पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी उसको आप देखें जाके, तो उसमें सिंटैक्स के बारे में बताया गया कि ये वो रूल्स हैं जैसे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामर, तो ग्रामर जो है वो उस इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने लिखनी है तो उसके लिए आपको ग्रामेटिकल ग्रामर के रूल सारे के सारे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सिंटैक्स है प्रोग्रामिंग के अंदर। जब हम उन रूल्स की बात करते हैं तो उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये सिंटैक्स है इसका सी लैंग्वेज के मेन फंक्शन का। इसमें ये पैरेंथेसिस आएंगे, फिर मेन फंक्शन का स्टार्ट होगा। जहाँ पे भी सी लैंग्वेज के अंदर आपको ये वाली ब्रैकेट नज़र आए, ठीक है, ओपन जो इस तरफ हो रही हो, तो इसको हम कहेंगे स्टार्ट है उस ब्लॉक का या फंक्शन का या प्रोसीजर का, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसका ये स्टार्ट है। और जहाँ पे ये ऐसे हो तो इसका मतलब है कि वो हमने क्लोज कर दिया। तो ये स्टार्ट है, ये क्लोज। इस क्लोज से मुराद है कि इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो सी के अंदर नहीं चलेगा, वो आपको एरर दे देगा। यानी कि इसको मैं अगर सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ तो ये मुझे एरर रिटर्न कर देगा। वो कह रहा है कि ये वाला जो है मुझे एक्सपेक्टेड ये है या जो भी है वो ये एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आप कुछ नहीं लिख सकते, तो ये उसका एंड है। अच्छा, आप दरमियान में ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं इसकी बॉडी है, ठीक है। मेन की ये बॉडी कहलाती है। इसके अंदर एक्चुअल हम अपना जितना प्रोग्राम है वो लिखते हैं, ठीक है। जितना प्रोग्राम का कोड है वो मेन के स्टार्ट और एंड के दरमियान में लिखा जाता है। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनिशियल फेज है, अभी इन चीज़ों की अगर नहीं समझ आती तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे हम अपना कोड लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये समझ आती जाएगी। यानी थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए एक काम करता हूँ कि जैसे ये प्रिंट ऑफ वेलकम टू क्लिक नेक्स्ट लिखा है, हम एक और काम करते हैं से कि हमने एक काम करना है जी, दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हमने ये करना है कि आपस में ऐड कर, ठीक है जी। ऊपर मैंने लिखा INT नंबर 1 इक्वल टू 10, फिर मैं कहता हूँ INT नंबर 2 इक्वल टू 20, ठीक है जी, ये दो नंबर। अब मैंने प्रिंट कराना है, मैं कहता हूँ कि जी इनका जो है मुझे आ जाए प्रिंट हो। मैं कहता हूँ द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज %d, और मैं कॉमे के साथ कहता हूँ num1 प्लस, सॉरी इसका ये स्मॉल 1 प्लस num2। तो इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि नज़र आ जाए। ये ले हमने num1 प्लस num2 कर दिया यहाँ, ये सेमीकोलन, ठीक है। तो ये छोटा सा है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने लिखा INT num1 इक्वल टू 10, INT num2 इक्वल टू 20, फिर मैंने कहा प्रिंट एफ द सम ऑफ num1 एंड num2 इज %d num1 प्लस num2 और रिटर्न 0 कर। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं जी हमें आउटपुट क्या मिलती है। ये देखिए, ये कह रहा है द सम ऑफ num1, सॉरी सम ऑफ num1 एंड num2 इज 30। तो इसने हमें आंसर दे दिया 30, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है छोटी सी सी के प्रोग्राम की।
ठीक है। तो इसको सपोज मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ 40, इसको सेव करता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ, तो ये देखें ये आंसर आ गया 60। ठीक है जी। इसको आप कर दें 40, फिर सेव करें, इसको रन करें, आंसर आ गया 80। ठीक है जी। तो इसको आप जैसे भी है, ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जो डिफरेंट तरीक़ों से काम कर रहा है, हम उसे काम देखें। सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया, सेव करें और फिर एग्जीक्यूट करें, 50 आ गया। ठीक है जी। तो ये है हमारा बेसिकली इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। एक और मैं बात बता दूं, नोट करें, तो हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आ रहा है। ठीक है जी। तो जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इसको बोल सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शन इसको बोल सकते हैं, जो भी। ठीक है जी। ये बॉडी के अंदर टोटल 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं और 4 ही स्टेटमेंट्स टर्मिनेटर है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये वाला सेमीकोलन इधर लिख देते हैं जी, सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है। तो अब ये तो हमने थोड़ा सा देख लिया कि ये जो है हमारे प्रोग्राम का बेसिक एक स्ट्रक्चर है और इस तरह से सारे के सारे सी के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जैसे INT लिखा है, INT है इसका रिजर्व वर्ड, या इसको कीवर्ड भी बोलते हैं। मेन इज अ कीवर्ड, रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व्ड हैं। यानी जैसे सीट हम कहते हैं ना जी, हमने अपनी सीट एक रिजर्व करा दी, तो उस पर कोई और बंदा जाके बैठ नहीं सकता, वो रिजर्व होगी। तो इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमने रिजर्व कर छोड़े। ठीक है। वो वाले जो वर्ड्स हैं वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आप सी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि इधर मैं ये तो कहीं पे INT लिख लूँ, ऐसे INT में एक एग्जांपल देता हूँ, INT इक्वल टू 20। तो ये देखें, थोड़ा सा इसको देखेंगे कि इसने रेड लाइन इसके नीचे खींची। तो ये इसका इंटेलिजेंस जो है, जैसे जो हमने RDE इंस्टॉल की थी, तो हमने C और C++ का इंटेलिजेंस भी इंस्टॉल किया था। वो इसलिए किया था कि C का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें आसानी हो सके। तो वो ऑटोमेटिकली देख रहा है कि ये वाला जो है यहाँ पे कीवर्ड आ नहीं सकता, ये वो कीवर्ड है या वो वर्ड है जो रिजर्व है C का, तो आप ये नहीं दे सकते। आप इसको जहाँ मर्जी लिखें, मैं यहाँ से काट के यहाँ ले जाता हूँ जहाँ पे वो पहले हैं, तो ये उसको रेडी करेगा, ये कहेगा कि नहीं आप ये यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये इनको बोलते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स। अगर उनकी एग्जांपल आपने देखी, यानी कि इसको अगर मैं कुछ और कर दूँ, अब ये ठीक है, कोई मसला नहीं, देखेंगे उसने हटा दिया, अब रेड नहीं आ रहा कहीं, और ये चल भी जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप परेशान मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ना हो, ये आगे जाके हम इन सबको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चलता जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास सी के ये 32 टोटल रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और इनको उस तरह से आप अपने प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो वो जैसे ये ऑटो है, फिर ब्रेक है, फिर केस है, फिर CHAR है, कॉन्टिन्यू है, डू है, डिफ़ॉल्ट है, कॉन्स्ट है, ये वाले सारे हैं। ये देखें जी, ये इंट है जिसकी मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते कहीं पे। ठीक हो गया जी। तो ये वाले इसी तरह ये नीचे भी लिखे हुए हैं काफ़ी, स्ट्रक्ट है, स्विच है, टाइप्ड ऑफ है, यूनियन है, तो ये वाले आप यूज़
नहीं कर सकते। कि आप गूगल पे जाएं, कहीं पे भी लिखेंगे सी के रिजर्व या कीवर्ड, तो आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जनाब ये है हमारा बेसिकली सी का स्ट्रक्चर, या इसका थोड़ा सा सिंटेक्स भी हमने देखा कि ये कुछ रूल्स हैं, ग्रामर के रूल हैं, इसके मुताबिक ही प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इसमें गलती करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है जी। तो इससे बाद हम आगे जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे उसमें 1 बाय 1 ये सारी की सारी चीज़ें देखते भी जाएंगे और इनको साथ साथ समझते भी जाएंगे। तो यहाँ तक फ़िलहाल यही है कि आप इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप सब लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता किसी को तो वो परेशान ना हो, क्योंकि हमने आगे इन पे काम करते रहना है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी समझ आना शुरू हो जाएगी। ये %d क्या है ये भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ तक इतना ही। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें सी में हम थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग ये विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लें, सी का जो कंपाइलर है उसको इंस्टॉल कर लें। अगर किसी को कोई भी मसला आता है उसकी इंस्टॉलेशन में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं हेल्प कर दूंगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक कोई और वीडियो बना दूं जिसमें लोगों के डिफरेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उसके रिलेटेड, विजुअल स्टूडियो कोड और सी के कंपाइलर के रिलेटेड वो एक हम वीडियो बना लें ताकि सब लोगों का वो पर्पस सॉल्व हो जाए। एनी हाउ, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें और फिर आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर आपका कंपाइलर इंस्टॉल नहीं होता तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने का फ़ायदा कोई। ठीक है, आप काम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है आप कंपाइलर इंस्टॉल करें, फिर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करें या सी लाइन इंस्टॉल करें, जो कि मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में। तो वो आप इंस्टॉल करेंगे तो आप तब ही आगे सी के प्रोग्राम बना पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है करने के लिए सी की प्रोग्रामिंग। तो ये सबसे पहले आप करें, और ताकि आप साथ साथ हमारे सारे के सारा प्रोग्राम राइटिंग, एग्जीक्यूशन वगैरह आप ये सारा कुछ सीख सकें।